इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, जलियांवाला बाग मेमोरियल को लेकर के है। अभी हमारे पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में कुछ एक्टिविस्ट, कुछ हिस्टोरियंस इसका विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, उसको एक तरीके से डिवास्टेशन किया जा रहा है। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, और मेंस का जो जीएस पेपर फर्स्ट है उससे आप रिलेट कर सकते हो। उसमें इसको लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो ये मेमोरियल बनाया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। मतलब अगर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको जलियांवाला बाग जो रियलिटी में जो था उससे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। वो इस चीज़ को लोग आपस में रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो रास्ता जो बहुत ही नैरो था, जहाँ से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था उस समय, उस मैस्कर के समय में, और जनरल डायर ने जब उनके ऊपर अटैक किया तो इसकी वजह से ही लोग यहाँ से निकल नहीं पाए और उनकी ज़्यादातर डेथ हो गई। तो यहाँ पर स्टैचू बनाए हैं, तो इनको लेकर के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो दीवारें हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल ग्लास से जो कवर किया गया है इस रास्ते को, ऐसा कुछ भी नहीं था। रियलिटी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोग यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। इस आर्टिकल में एग्जाम्पल भी दिया गया है जापान का। जापान में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए जाते हैं, लेकिन जापान ने अभी तक जो हिरोशिमा अपनी जगह है वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। उस एरिया को वैसे के वैसे सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्व किया गया है। इससे क्या लगता है कि लोग वहाँ पर जब विजिट करने जाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ लोग इतना ही सोचते हैं कि इस तरीके का ये जो इंसिडेंट हुआ 1945 में, ये इंसिडेंट दोबारा नहीं होने चाहिए। तो इसी को लेकर के इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जलियांवाला बाग जो भी चीज़ें हैं उनको हमें रियलिटी में रखने की आवश्यकता है, उनमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितना रियलिटी में रहेंगी लोग जो हैं वो उतना इससे कनेक्ट हो पाएंगे। हालांकि इसमें यह भी बोला गया है कि जलियांवाला बाग जो है उसको बदलने का कार्यक्रम तो 1961 के समय ही, 1950 जो डेकेड था उसी समय शुरू हो गया था। 1961 में पहली बार जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उसी समय काफ़ी चेंज कर दिया गया था जलियांवाला बाग जगह पर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है। देखो, गोवा में जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो एक बिल लेकर के आई, उन्होंने एक एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम है भूमिपुत्र अधिग्रहण बिल 2021। अब इस बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस बिल में एक बात बोली गई थी कि ऐसे लोग जो लगभग 30 साल से ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रह रहे हैं और जो जगह पर रह रहे हैं वो 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं तो उनको ये जो जगह है वो उन्हीं की हो जाती है। अब इसका विरोध होने लग गया। विरोध होने के कई कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं और लगभग 30 साल से एक ही जगह रुके हुए होंगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो तो ओनर के खिलाफ हो गई ना। ओके, सेम इसी तरीके से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोग एक ही जगह पर कई सालों से रुके हुए होंगे। अब वहाँ पर तो ना छत है ना आपकी ज़मीन है, सिर्फ वो घर आपका है। तो इसमें किस तरीके से डिसीजन हो पाएगा, इसके बारे में भी कुछ बात नहीं बताई गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं उनको लेकर भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस बिल को लेकर के काफ़ी विरोध किया जा रहा है। कुछ क्लैरिटी दी जानी चाहिए। आप अगर ऐसी उनको सुविधाएं भी दे रहे हो लोगों को, तो कम से कम आप जो ओनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो अगर ऐसा देखो कोई ऐसी इशू भी क्रिएट होते हैं ना, तो इशू रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छे से होनी चाहिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है, तालिबान जो उभर कर के सामने आया है, उसको निपटने के लिए रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक न्यू रीजनल स्ट्रक्चर बनाने के उसमें है। वो चाहते हैं कि ये तीनों मिलकर के इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें।
इंडिया जो है, इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जैसे ही तालिबान वहाँ से सामने आया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, अदर कंट्रीज़ ने मिल करके कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर मीटिंग की। हालांकि इसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया। जब पूछा गया तो इंडिया के लिए एक ही स्टेटमेंट आया कि इंडिया जो है उसका अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान दोनों के साथ में सेम रिलेशन नहीं है। देखो, इसमें उन्होंने एक बात बोली कि ये जो बातचीत हुई, ये जो कन्वर्सेशन हुआ, इसमें वो ही कंट्रीज शामिल हैं जिनको दोनों तरफ से, जिनका इक्वल बातें चीतें होती हैं, इक्वल उनका लेवल है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ही वहाँ पर रूल्स एंड पावर्स में रहे, और उसकी वजह से हमने जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उस सबको हम सेफ और प्रिजर्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल यहां देखिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, उन्होंने आदेश दिया है कि जितनी भी बीट्स है वहां पर, उन सब में विमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की आवश्यकता है। देखो, विमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको विमेन ऑफिसर जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएगी। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ओल्ड जो व्हीकल्स हैं उनको लेकर के स्क्रैप्ड पॉलिसी लेकर के आई है, और इसी को लेकर के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली के लिए अगर हम बात करें, नॉर्मल जो गाइडलाइंस आई उसमें ये बोला गया कि जो भी आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं वो 15 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, और जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो 10 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, ये बात बोली गई। लेकिन इसमें भी जो आपके खुद के पर्सनल व्हीकल हैं उनमें भी पेट्रोल और डीजल के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 10 साल से पुराने जो व्हीकल है वो चलने लायक ही नहीं रहते। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि दिल्ली में तो देखो, दिल्ली में तो पोल्यूशन लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये जो टाइम पीरियड जो डिसाइड किया गया है इसको प्रेजेंट टाइम में रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल अदर एरिया से, अदर सिटीज़ से बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इस एडवाइजरी में ये बताया गया है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए ऐसे टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर जा कर के, देखो 10 साल की आपकी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन व्हीकल होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है 10 साल के लिए, जो आपकी उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो टेस्टिंग एरिया पे जाओगे, टेस्टिंग सेंटर पे जाओगे, वहाँ आपकी जो भी व्हीकल्स है उसके बारे में गाइडलाइंस जारी की जाएगी कि हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप जो स्क्रैपिंग सेंटर है वहाँ अपनी गाड़ी को लेकर के जाइए, वहाँ से आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी होगा जिस सर्टिफिकेट को आप यूज़ कर सकते हो नई गाड़ी खरीदने के समय में। तो आपको टोल टैक्स में जो भी आपके टैक्सेज लगेंगे उन सब में आपको छूट मिलेगी। ओके, इस सर्टिफिकेट को आप दूसरे को सेल भी कर सकते हो, और सेल करके इसका पैसा आप ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो न्यू व्हीकल्स की तरफ बढ़े, पोल्यूशन लेवल कम होएगा इससे, और इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी बढ़ोतरी होएगी। देखो, नई गाड़ियाँ बनेंगी, नई गाड़ियाँ बनने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होगा, और जब नई गाड़ियाँ आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन पोल्यूशन उससे क्रिएट नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या होगा, इकोनॉमी का जो इकोनॉमी है उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और सर्कुलेशन बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठहराव अगर इकोनॉमी में आता है तो स्टेगनेंट इकोनॉमी हो जाती है, जिससे लोगों की जो जेब है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट गिरने लग जाता है। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी जिस तरीके से स्लो डाउन जा रही है उसको भी रीबूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है, अफगानिस्तान के कुछ लोग जो हमारे इंडिया में बने हुए हैं वो चाहते हैं कि हमें यहीं पर रहने दिया जाए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स, वो चाहते हैं कि जो हमारा ई वीज़ा कैंसिल किया गया है उसको रेगुलर बना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम नहीं जाना चाहते अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, वायलेंस होता है, और हम उस वायलेंस को दोबारा से फेस करना नहीं चाहते। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो एक बंगाली ऑथर है, 85 की एज में उनकी डेथ हो गई। ये जो ऑथर है इनका नाम है, यह देखो, बुद्ध हादेर गुहा।
इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो बुक्स थी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। तो इनका नाम देखो, स्पेशली पीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम, उनमें इसका नाम से लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है मधुकरी, मधुकरी मतलब हनी गैदरर। ये जो बुक है वो काफ़ी इनकी अच्छी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लास्ट और फाइनल जो हमारे रिलेटेड हैं वो एक्सप्लेन्ड पेज पे है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बोला गया है कि क्या कोविड इंडिया में एंडेमिक डिजीज़ के रूप में शामिल हो गया है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक बात बोली कि जो इंडिया है वहाँ पर कोविड जो है वो एंडेमिसिटी में चेंज हो गया है, मतलब इसकी कुछ स्टेज होती हैं उसमें एंटर कर चुका है। अब ये एंडेमिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, WHO की अगर बात करें तो इंडिया में अगर एंडेमिक बना है कोविड तो उसके दो ही कारण हैं, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा इन्फेक्शन। मतलब कोविड की वजह से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट हुई और इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पाई गई उसी के आधार पर ये माना जा रहा है कि लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, मतलब हार्ड इम्यूनिटी लोगों में आ गई है। अब ये एंडेमिसिटी क्या होता है, कोई भी ऐसी बीमारी जो सब जगह फैलती है लेकिन कुछ समय के बाद में वो वहीं पर स्थायी हो जाती है। सेम इसी तरीके से कोविड में जिस तरीके के म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं कोविड वेरिएशन में, उस तरीके से ये लगता है कि कोविड कहीं नहीं जाएगा, ना सिर्फ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये एंडेमिक बन जाएगा। अब एक कारण और है, अगर कोई बीमारी जैसे कि इन्फ्लुएंजा वो एंडेमिक है, मतलब खांसी जुकाम एंडेमिक हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसके जो वायरस है ना वो किसी ना किसी एनिमल में हमेशा प्रिजर्व रहते हैं। जैसे ही ह्यूमन उसके पास में आते हैं, उनके मतलब उनसे इंटरेक्शन होता है, दोबारा से ये ह्यूमन में स्प्रेड हो जाते हैं। सेम अगर हम देखें स्मॉल पॉक्स जो है वो एंडेमिक नहीं बन पाया, उसको एरेडिकेट कर दिया गया क्योंकि इसके जो भी इसके बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो किसी भी एनिमल में सेव नहीं हो पाई। तो ये मेन कारण होता है। मान लो ह्यूमन में कोई डिजीज़ फैल रही है और उस डिजीज़ का जो कारण है वो कहीं पर सेव रह जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दवाई दी और उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। मान लो किसी एनिमल में सेव रह जाता है। बहुत सारी बीमारी पेड़ों की वजह से भी होती है, बहुत सारी बीमारी अलग अलग बर्ड की वजह से भी होती है। तो मान लो वो वायरस वहाँ पर सेव है, तो जैसे ही उसका म्यूटेशन क्रिएट होगा, दोबारा से ह्यूमन से जब से ही उनकी मतलब इंटरेक्शन होगा, ह्यूमन में ट्रांसफ़र होगा, दोबारा से स्प्रेड हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से कोविड की भी प्रॉब्लम है। कोविड भी तो किसी एनिमल में रिजर्वेयर के रूप में सेव है ना, तो जैसे ही ह्यूमन से दोबारा इंटरेक्शन होता है, दोबारा से स्प्रेड हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इस तरीके की जो डिजीज़ है उसको बोल देते हैं एंडेमिक डिजीज़। अब देखो, इस आर्टिकल में ये बहुत बोली गई है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चला। तो अभी ICMR का सीरो सर्वे हुआ था, उसमें ये माना गया कि इंडिया में जो एंटीबॉडीज़ हैं लोगों की बॉडी में वो बहुत ज़्यादा है और इसके दो ही कारण बताए गए, या तो वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन जो रेट है वैसे तो हमारे इंडिया में लो है, इसको हमें जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा, बूस्ट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। क्योंकि वैक्सीन के बाद में ये माना जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव भी हो रहे हो, इन्फेक्टेड भी हो रहे हो, तो आप में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपको सीवियर लेवल तक उसको नहीं ले जाने देती हैं। अब इस आर्टिकल में ये भी बोला गया, ये भी मांग उठ रही है कि बूस्टर डोज दी जाए, मतलब जिन लोगों को 2 डोज दी जा चुकी है उनमें समय के साथ में ये रिसर्च हुआ है कि उनकी एंटीबॉडीज़ कम हो रही है, तो उनको बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये स्टार्ट भी हो गया है। अभी हालांकि इंडिया में इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है। अगर रिसर्च पहले करेंगे, उसमें अगर ऐसा लगता है तो बूस्टर डोज भी दी जा सकेगी। तो ये एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। सिंगापुर वैक्सीनेटेड फिल्टर्स करने के लिए एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया है, वैक्सीन ट्रैवल लेन। वैक्सीन ट्रैवल लेन क्या होता है? देखो, इससे पहले भी बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं कि किस तरीके से जो कोविड है उसको हम सरपास नहीं होने दें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको सरपास नहीं होने दें। इसके लिए कई रास्ते अपनाए गए हैं, जैसे कि एयर बबल्स, वैक्सीन पासपोर्ट्स, ट्रैवल कॉरिडोर्स एंड इवन ए ट्रैफिक रिलेटेड सिस्टम। मतलब ये सारे पॉइंट्स अपना गए कि कोविड का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड ना हो। अब सिंगापुर नया अपना फॉर्मूला लेकर के आया है और ये जो फॉर्मूला है वो उसका ब्रुनेई
और जर्मनी दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब यहाँ से लोग अगर सिंगापुर आते हैं तो वैक्सीन ट्रैवल लेन, मतलब फुली वैक्सीनेटेड लोग होने चाहिए, और वो लोग अगर इस तरीके से सिंगापुर में एंटर करते हैं तो उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस आर्टिकल में बोला गया कि क्या फिर अदर तरीके से, अदर वे से लोग सिंगापुर में नहीं आ सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं, जैसे पहले प्रोसीजर चल रहा है वैसे आ सकते हैं। सिर्फ उनको क्या करना है, आके क्वारंटीन में रहना है। अब इसमें क्या होगा, लोगों को दोनों डोज दी जाएंगी। अब दोनों डोज में एक टाइम होता है, तो टाइम के दौरान जो क्वारंटीन पीरियड है वो अदर कंट्रीज में ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उनको सिंगापुर में एंटर करने से पहले उनको RT-PCR रिपोर्ट उनके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो एक रिसर्च सामने आया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो पुलिस का लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहा। सबसे पहले लोगों की बात कर लेते हैं, फिर पुलिस की बात करेंगे, और फिर क्राइम्स कैसे चेंज हुए हैं, क्राइम का लेवल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो रिसर्च है ना, यहाँ देखिए, पहले आप इस रिसर्च के बारे में देखिए कि रिसर्च किसने किया है। हाँ, यहाँ देखिए, देखो लोक नीति CSDS एंड कॉमन कोज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है और इसमें पता किया गया है। देखो सबसे पहले तो लोगों ने एक बात बोली है कि पुलिस ने काफ़ी हेल्प की कोविड के दौरान। बहुत सारे लोग, उनको डर भी महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन लगा ना, वो पुलिस के लिए भी बिल्कुल नया था, क्योंकि ना तो पुलिस उसके लिए तैयार थी, ना उनको कोई ट्रेनिंग दे रखी थी। उन्होंने अपने हिसाब से लॉकडाउन को बनाए रखने की कोशिश की। अब लोगों के लिए भी लॉकडाउन नया था, तो घरों के अंदर बंद रहना लोगों के लिए कठिनाई हो रही थी। तो इस लॉकडाउन में दोनों के लिए बिल्कुल नया होने के बावजूद गवर्नमेंट ने, जो हमारी पुलिस है, उन्होंने जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया ना, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से बोला है कि ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि पुलिस ने फोर्स का भी यूज़ किया हालांकि, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें की। इसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि रूडली भी उन्होंने बिहेवियर किया, लेकिन सारा का सारा जो कारण है वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से है। अब पुलिस क्या बोलती है, पुलिस अपने तरीके से इन चीज़ों को देखती है। पुलिस ने बोला कि देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, लॉकडाउन के लिए आपने बोल तो दिया, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत भी मुश्किल था। लोगों को घर के अंदर बंद रखना, क्लोज करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी की वजह से सारे जो भी एक्शन हमने उठाए वो सिर्फ हमने लॉकडाउन को मेंटेन करने के लिए उठाए। अब क्राइम्स में क्या चेंज हुआ है लॉकडाउन के दौरान, तो पुलिस ने बताया कि रेगुलर जैसे रॉबरी हो गया, किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन के ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा रिलाई किया गया। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन अपना जो भी पेमेंट है इसकी तरफ बढ़े, तो जो साइबर क्राइम्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इस तरीके के क्राइम वो हैं वो ज़्यादा होने लग गए। इसके अलावा जो प्राइवेट एरियाज़ में, मतलब घरों में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरीके के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जब घर में बंद रहने की वजह से किसी भी वजह पर अगर उनकी प्रॉब्लम हुई तो ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इस तरीके के क्राइम बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ये हमने एक्सप्लेन्ड पेज पर जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर एक रिसर्च हुआ है कि अगर हम 2 अलग अलग वैक्सीन का कॉम्बो बना करके उनको दें तो इससे ये बात सामने आई है कि हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट रिड्यूसेज हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरीके की एंटीबॉडी डेवलपमेंट होती है कि अगर आप इन्फेक्टेड भी हो जाते हो तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, और जो एंटीबॉडीज़ लेवल है वो भी ज़्यादा देखने को मिला। इंडिया में भी ऐसा रिसर्च हुआ, रिसर्च गलती से हुआ। लोगों को एक वैक्सीन दे दी गई कोविशील्ड की 1 डोज और दूसरी दे दी गई कोवैक्सीन की, तो जब उनका मिक्स्ड रिजल्ट देखा गया तो उनमें एंटीबॉडीज़ लेवल ज़्यादा देखने को मिला था। नेक्स्ट और फाइनल है स्पोर्ट्स पेज से। इस समय टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं और पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल हासिल कर लिए हैं। 7 मेडल में 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। ओके, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट है। काफ़ी अच्छा तरीके से इंडिया के जो एथलीट्स हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।